ओ हाय, आ गए आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज बिजनेस। ठीक, बिजनेस में राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, या डबल एस होगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, छोड़ो, बिजनेस का काम करते हैं, हम बी एस लिख देते हैं। ठीक, समझ आना, बी एस हैशटैग। मान लो राम है जो कि कुछ सामान को बेच रहा है टू श्याम। क्या सामान? मान लेते चिप्स बेच रहा है। ठीक, चिप्स बेच रहा है, इसको सी मतलब कि चिप्स। अब अगर वो चिप्स इसलिए बेचेगा कि भाई इसको चिप्स अच्छा लगता है तो इसे बेच दिया, चाहे मुझे पैसा मिले ज़्यादा कि ना मिले, तो ये हो जाएगा बिजनेस? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बिजनेस। बट मान लो इसी चिप्स को ये इसलिए बेच दे कि इसका प्रॉफिट भी हो और इसकी सेटिस्फैक्शन भी हो। सेटिस्फैक्शन मतलब पता है ना, कि मतलब इसको जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, ऑलराइट। ये हमारा बिजनेस कहलाएगा उस केस में। अब बिजनेस में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं ताकि ये खुद का प्रॉफिट कर पाए, पैसा कमा पाए, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक्टिविटीज़ जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम पैसा नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए करें, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मतलब समझ रहे हो, पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरों के सेटिस्फैक्शन को पूरा करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक मिनट को अच्छे से समझाता हूँ। सो पैसा कमाना यानी कि पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और सेटिस्फैक्शन करानी दूसरों की वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो हमारा बिजनेस क्रिएट हो जाता है। समझ में आई बात? प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अब तक। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। नाउ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या होता है अभी बता चुका हूँ मैं आपको। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज चाहिए होती है ताकि हम अपना पैसा कमा पाएँ। जैसे कि सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, नॉलेज पाई, अब ये लोग कॉमन मैन को सर्विसेज प्रोवाइड करवा कर पैसा कमा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली मान लो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर ये बड़ा ई और छोटा ई समझ लेना क्या होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो कि इसको जॉब देता है, और जॉब के साथ में पैसे भी देता है। क्या? पैसा भी देता है, रुपया भी देता है। ठीक, ये हो गया रुपया, मान लो, तुम डॉलर मान लो, कुछ भी मान लो, ये इसका काम होता है एम्प्लॉयर का देना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको बस काम करना होता है जैसे जैसे एम्प्लॉयर आपको बोल रहा है। ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। इन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो फटाफट से आप पढ़ लेना। ये पूरा डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। लेकिन अगर मैं बता देता हूँ पहले आपको फटाफट से, क्या होता है बिजनेस में, हमें डिसीजन जैसा मन करेगा एंटरप्रेन्योर का वैसे ही शुरू हो जाएगा। प्रोफेशन में आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि सीए बनना है तो आपको सर्टिफिकेट लाना होगा कि हाँ, हमने सर्टिफिकेट ले लिया, हमारी पूरी नॉलेज है और हम आ सकते हैं। और इसमें एक एग्रीमेंट में आना होगा कि इस पर्टिकुलर जॉब में आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर आप कर पाओगे तो आ जाओ। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती, इसमें बहुत होती है, और इसमें डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है। फिर इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, इसमें लिमिटेड चाहिए, इसमें कोई नहीं चाहिए। रिस्क बहुत होता है क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, हाई लो कुछ भी हो सकता है। इसमें भी है, मान लो बन गए अच्छा काम किया या नहीं पता नहीं, लोगों को हमारी सर्विस अच्छी लगी कि नहीं पता नहीं, इसमें भी लिमिटेड रिस्क। इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। क्या रिस्क है? हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारा एम्प्लॉय, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, हमें एम्प्लॉयर के नीचे काम करना है, तो जैसे एम्प्लॉयर बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं। अब चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम उसकी बात माननी है, हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट अर्न करना, फीस पाना इसमें से, और सैलरी या वेजेस पाना। ऑलराइट, फटाफट से पढ़ लेना इसको पढ़ लेना। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लेना।
एम पी है, एन है नहीं वो पी है, एम एम था, समझ जाना, IMP इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लेना एक बार फटाफट से जाके। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता चुका हूँ आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। क्या है इसमें? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कैसे होती है आप जान चुके हो। आपको पैसा कमाना अपने दिनचर्या को चलाने के लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि लिविंग को अर्न करने के लिए पैसा कमा रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर गुड्स सर्विसेज जो आप बेचते हो वो खुद के लिए तो नहीं होते, दूसरों के लिए होती है ना। और किस लिए होते हैं? सेटिस्फाई आप दूसरों को ताकि कर सको। फिर रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं आज मेरा मन किया मैं आज बिजनेस करूँगा कल बंद कर दूंगा, ये बिजनेस थोड़ी ना हो रहा है। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए और रेगुलरिटी होना भी चाहिए। फिर प्रॉफिट अर्निंग, जहाँ प्रॉफिट नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस, आपने जान रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। अब पैसा कमाने का मतलब तो दो चीज़ होते हैं। मान लो, इधर आओ, मान लो कि राम ने, ठीक है, 10 रुपये में कोई सामान को खरीदा और उसको उसने 10 ही रुपये में बेच दिया, या सपोज करो 9 रुपये में बेच दिया, ठीक। तो पैसा तो उसने कमाया ही है ना, 9 रुपये कमाए चाहे 10 रुपये कमाए। लेकिन अगर आप इसकी और इसकी बात करो या इसकी और इसकी बात करो तो कहाँ से इसका प्रॉफिट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना। प्रॉफिट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब कि जितने भी आपको जो सेलिंग प्राइस है ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस। अगर ऐसा है तो ही हमारा प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है, बस सिंपल बात है। जितने भी अपने सामान को बेचा है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जितने पे अपने सामान को खरीदा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और अब इसे हम बिजनेस कहेंगे। फिर रिस्क होते हैं, आपको रिस्क को झेलना पड़ेगा, अगर झेल पाओगे तो बिजनेस करो, वरना बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को, डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो पहली बात करते हैं सर्वाइवल की। तो सर्वाइवल के लिए, बिजनेस को सर्वाइवल करने के लिए कभी कभी मार्केट में जो चीज़ें हैं, है ना, वो करना पड़ेगा आपको। मार्केट में रहने के लिए लोगों की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कभी कभी आपका बिजनेस मान लो अच्छे सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो कम प्रॉफिट कमाओ, चाहे ना भी कमाओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल रखो, लेकिन सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर प्रॉफिट। अब मान लो प्रॉफिट, इसमें मैंने बोला कि इसमें प्रॉफिट ना भी कमाओ तो चलेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम तक चलेगा। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे बिजनेस में तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कोई। प्रॉफिट नहीं कमाया तो आप वहीं के वहीं हो, खड़े हो आज भी वहीं, है ना, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, उस बिज़नेस में करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ भी होनी चाहिए। ग्रोथ कैसे पता चलती है? ग्रोथ बिज़नेस की कैसे पता चलती है? अगर आपका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, प्रोडक्ट्स ये सब बढ़ रहे हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हो, तो यानी ग्रोथ हो रही है बिज़नेस की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक सेकेंड रुको, इसको फटाफट इरेज कर दो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा। पूछा जाता है 4 से जो 6 नंबर का आपका 4 नंबर का आता है आंसर, उसमें आ जाता है कि कोई भी 4 पॉइंट्स में आपको बताने होते हैं, 6 में से 5 में से सॉरी, आप कोई भी एक्सप्लेन करने होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि इसका मतलब क्या है? देखो, कस्टमर को हमेशा क्या चाहिए होता है, बताता हूँ एग्जाम्पल्स आपको। मान लो अब चिंटू है, ठीक। चिंटू को एक चॉकलेट पसंद आई है जो कि 10 रुपये की है, ठीक है, 10 रुपये की है, बट उसकी जेब में तो 5 ही रुपये हैं यार, और उसको चॉकलेट चाहिए, ठीक। ये दुकान ए है, ए की हालत ये है, तो ए से वो चीज़ तो नहीं खरीद पाएगा, तो चला जाएगा यहाँ से। अब सिमिलरली यही केस मान लो दुकान बी का है। दुकान बी के में 5 रुपये की चॉकलेट से मिल गई है, उसके पास 5 ही रुपये थे। तो एक मुझे क्वेश्चन बताओ, वो 5 रुपये ए में देना चाहेगा या बी में देना चाहेगा? ये मुझे फटाफट बताओ। आंसर होगा आपको बी में देना चाहेगा। क्यों देना चाहेगा? क्योंकि उसके पास 5 रुपये थे चॉकलेट के लिए भी, और 5 रुपये की वहाँ चॉकलेट मिल भी गई, उसका सेटिस्फैक्शन भी हो गया, रीज़नेबल प्राइस भी है, तो ऑब्वियसली वो वहीं जाना चाहेगा जहाँ उसका रीज़नेबल प्राइस से सामान मिल रहा है। नेक्स्ट,
अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, जो कि जैसे कि एडल्ट्रेशन होता है, किसी भी सामान में मिक्स कर दे रहे हो कोई चीज़ें, दूध में पानी मिला दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही पानी, दूध तो है ही नहीं, और एडवर्टीजमेंट गलत दिखा दिया, दे रहे हो फेयर एंड लवली का ऐड कि गोरे हो जाओगे, गोरे नहीं हो रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो मार्केट में आपकी गुडविल ख़राब होगी, गुडविल मतलब कि आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, और रेपुटेशन के साथ साथ आप गवर्नमेंट आपको पनिश भी कर सकती है क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। ठीक। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोसाइटी के प्रति आपका क्या मोटिव बनता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करो, आपकी इस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ हो कि एम्प्लॉयज़ आ सके। मैंने जैसे कि बताया था एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली ओनर कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो बिजनेसमैन ही तो होता है, एम्प्लॉयर ही बात हो रही है कि इस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ करो कि आप लोगों को अपनी जॉब पे रख सको। ठीक। नेक्स्ट कौन सा हमारा, सोशल या कम्युनिटी सर्विस। अब प्रॉफिट ले लिया हमने, एम्प्लॉयज़ रख लिए, और इसके साथ साथ एडल्ट्रेशन से बच गए। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युनिटी सर्विस, हमको कभी कभी एनजीओज़ में, सारी जगहों पे अपने फंड्स को डोनेट भी करना चाहिए, ताकि प्रॉफिट के साथ साथ हमारी गुडविल बने। गुडविल जब बनती है ऑब्वियसली लोग आएंगे, इसके आना चाहिए। जैसे रतन टाटा को देख लो, डोनेट बहुत ज़्यादा करते हैं और तब भी उनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि लोग आके उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और वो खुद भी उनके यहाँ से लोग सामान भी खरीद के जाते हैं, कार्स वार्स जैसे। पॉल्यूशन, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इंडस्ट्रीज बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम करती हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो इंडस्ट्रीज़ का ही काम है ये जो पॉल्यूशन वो फैला रहे हैं उनको कम करें, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉयज़ के थ्रू इनका क्या रोल है। तो एम्प्लॉयज़ को पहले तो अच्छे वर्किंग कंडीशन देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी और वेजेस देना, उनका ट्रेनिंग करवाते रहना, टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज को बढ़ाते जाना, और साथ ही साथ देखो पहले तो ये वाला एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड वाला, एम्प्लॉयज़ की नॉलेज क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अगर आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो एम्प्लॉयज़ की नॉलेज बढ़ाइए। एम्प्लॉयज़ अगर स्किलफुल होंगे तो मतलब आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। पर मान लो एम्प्लॉयज़ जितनी उसकी स्किल पहले थी, जब हायर किया गया था, उतनी अब भी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिजनेस वहाँ का वहाँ भी नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि आपको अपना स्किल्स बढ़ाने होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें खाली तीन पॉइंट्स ही तक पूछे जाएंगे, ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या ज़रूरत होती है हमको प्रॉफिट की बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले तो बात करें हम सर्वाइवल। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस में कब तक सर्वाइव कर लोगे, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। मान लो पहला महीना था तुम्हारा, तुमने 4-5 हज़ार रुपये की लागत लगाई और बदले में 4-5 हज़ार रुपये ही पा लिया। ठीक है, पहले महीने चल जाएगा तुम्हारा काम। ऐसे चलो अच्छा बहुत ज़्यादा तुमने कॉपरेट कर लिया, 4 महीने 5 महीने निकाल लिए, बट एक टाइम तक तो करोगे। जब आप देखोगे कि बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो आप कहोगे कि फ़ायदा है नहीं बिजनेस पे करने का, तो आप सर्वाइवल नहीं हो पा रहा आपका बिजनेस, मार्केट में आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, आप बिजनेस छोड़ दोगे। इसीलिए प्रॉफिट ज़रूरी होता है बिजनेस में। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब कैसे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हम आपको ज़रूरी थोड़ी ना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा तो ही प्रॉफिट हो रहा है, दिखाना पड़ेगा मार्केट को। आपको गुडविल मेंटेन करोगे, सामान किसको बेच रहे हो, मार्केट को बेच रहे हो, तो दिखाना किसको पड़ेगा, मार्केट को पड़ेगा, क्या है आपकी बिजनेस, क्या आपकी क्वालिटी, क्या आपकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की। तो इसीलिए अपने बिजनेस में आपको एक्सपेंशन और ग्रोथ करते जाना होगा, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। आपको अगर नहीं सुना आपने क्या होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऊपर जाके वीडियो के पीछे जाके देख लेना रिवाइंड करके। फिर एफिशिएंसी ऑफ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो आपका परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आएगा लोगों को, अच्छा इन्होंने काम बढ़िया किया होगा तभी तो इनका प्रॉफिट हो रहा है। गुडविल मेंटेन हो जाएगी आपकी मार्केट में, और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ इससे हमें अपना सामान खरीदना है। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आपने रिस्क बियर किया है, रिस्क लिया है, प्रॉफिट मिला है, ये हो जाता है प्रॉफिट का रोल। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन रेपुटेशन और गुडविल, मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर वाले पॉइंट्स में। रेपुटेशन और गुडविल मेंटेन अपने आप हो जाती है अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, लोग ट्रस्ट करेंगे आप पे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। तो इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसमें से प्राइमरी में से ये एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक होती हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव होती है, और टर्शियरी में ये खाली एग्जांपल्स जिनके बारे में डिस्कशन ज़्यादा होगी, अभी होगी, टेंशन ना लीजिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे टर्शियरी के बारे में। ठीक है,
फटाफट से आ जाता है कॉमर्स, ये है हमारा। ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, वो वाली इंडस्ट्री जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जिसमें आप कोई भी प्रीवियस रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू अपना फ्यूचर में उससे काम चला लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं फिश है, अर्थ है और टिम्बर है, ये सारी चीज़ें हो गई। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री वाली होती है, आई एम सॉरी, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करा जाता है एक्सट्रैक्टिव में और आपको गुड्स और सर्विसेज बेच दी जाती है। मतलब मैं एक वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हैं और चीज़ों को बेच देते हैं। जैसे आपकी फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, हंटिंग हो गई, इनको आप यूज़ किया, आपने कलेक्ट किया, फिर मार्केट में प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, या तो मार्केट में प्रोड्यूस कर दोगे या फिर आगे की ओर फर्दर सेकेंडरी में प्रोसीड कर दोगे। ठीक, जेनेटिक में क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू अपना करेंगे आप बिजनेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ पे हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से जो सामान आया उसी को हमें फर्दर यूज़ करेंगे, उसका यूज़ करेंगे और टर्शरी में भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकेंडरी में होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन। तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, नाम से समझ में आ रहा होगा। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये रिलेटेड होती है कंस्ट्रक्शन से। किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग हो गई, डैम्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, हाईवेज हो गए, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है ये। फिर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पहले डेफिनेशन जान लो। जो भी रॉ मटेरियल है हमारा, जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। फिर एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो एनालिसिस करता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से पार्ट से आता है, कहाँ से आता है, उसका फिर सेपरेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल को और एक नया प्रोडक्ट को बना देते हैं, जैसे क्रूड पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल एग्जांपल्स हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्रीज जो है न्यू प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं वेरियस इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर। फ्रेगरेंस, सीमेंट एग्जांपल्स हैं इसके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस का हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को प्रोसेस कर देते हैं। चीज़ हो गए, जैम्स हो गए, चीज़ आपको पता है ना कैसे बनता है, पहले वो उसमें वेरियस जगह से वेरियस फैक्ट्रीज में आती हैं, वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, फिर एंड में पैकेजिंग होती है, फिर हमारे मार्केट में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री कुछ कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़ के कंपोनेंट पार्ट्स को हम एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं, पर इसमें पार्ट्स हैं। जैसे सपोज करिए सीमेंट, फ्रेगरेंस, इसमें आप वेरियस इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तब जाके आपको सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के थ्रू नया चीज़ ऑब्टेन होती है। ठीक, पर कार का एग्जांपल लीजिए, असेंबलिंग इंडस्ट्री में कार का एग्जांपल लीजिए। कार में आप क्या क्या पार्ट लगते हैं, आपके टायर्स हो गए, आपके स्टीयरिंग्स हो गए, आपके क्लच हो गए, ठीक है, सीट्स हो गई, इन सबको लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके और इसमें केमिकल्स नहीं होते कोई बेसिकली। ठीक, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा एक चीज़ रह गई है, टर्शरी सर्विस। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि रिलेटेड होती है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग की। तो ट्रांसपोर्ट में आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। बैंकिंग में फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको फंड्स प्रोवाइड कर देता है आप, ताकि अगर उसके पास अभी पैसा नहीं है वो बाद में दे सकता है। फिर इंश्योरेंस, मान लो आपका बिजनेस में आप जब गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो सेलर को, परचेज़र को, जिसने आपका सामान ख़रीदा है, तब आपका सामान ख़राब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ फंड दे देगा। ये हो गया इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाद में पड़ गई आगे। जैसे मान लो सॉल्ट है, मान लो अक्टूबर में आपको उसकी ज़रूरत थी, नवंबर में नहीं है, तो आप अक्टूबर में यूज़ कर रहे हो, नवंबर में उसको स्टोर करके रख दोगे। एडवर्टाइजमेंट समझ सकते हो, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो सारी की बात हो रही है बेसिकली।
फिर कॉमर्स है ना। कॉमर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स रेफर्स जब हम एक गुड है उसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक कस्टमर को भेज देते हैं जिसको ज़रूरत है, वो हो गया हमारा कॉमर्स। अब इसमें बात कर लेते हैं ट्रेड की। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस आप समझ गए होंगे, ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। जब ट्रेड विद इन कंट्री होती है, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही होती है कंट्री टू कंट्री, है ना। गुड्स और सर्विसेज जो हैं, अरे यार हो जा भाई, एक सेकेंड छोड़ो। गुड्स और सर्विसेज जब एक्सचेंज हो रही होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो क्या हो जाता है, इंटरनल ट्रेड। और जब गुड्स और सर्विसेज जो है हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रही हैं, जैसे एक ही कंट्री में नहीं, ये अब कई कंट्री में हो रही है, 100 कंट्री में हो रही है, तो ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे इंडिया पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो इंटरनल ट्रेड, और अगर और जगह हो रहा है तो एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब बहुत बड़े अमाउंट में आपने ट्रेड करी है, और रिटेल मतलब छोटू सा अमाउंट है वो हमारा, उसमें अपने ट्रेड कर लिया है। एक्सपोर्ट सेल करना गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंपोर्ट में परचेज करना गुड्स और सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और इंटरपोर्ट इंपोर्ट कर देना जो गुड्स आपने खरीद रखे हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में। देन ये हो गया हमारा कॉमर्स का। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आप देख लीजिए टॉपिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, छोटे में ही आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क आप समझते हैं क्या होता है, कि कोई भी बिजनेस में पर्टिकुलर रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसी रिस्क को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। बहुत सारे टाइप के होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ कि बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हो गया बिजनेस रिस्क की अनसर्टेनिटीज़। रिस्क है ये, रिस्क हमेशा रहता है कि हमारे बिजनेस में क्या होने वाला है, क्या हमारे इस रिस्क लेने से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्या लॉस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लॉस हो रहा है, तो यही चीज़ बात हो रही है। डिग्री ऑफ रिस्क साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, कितना बड़ा आपका बिजनेस उतना बड़ा आपका रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। अब 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये के लायक 10 रुपये के लायक स्टोर करने वाली दुकान है छोटी सी, तो 10 रुपये का ही रिस्क होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो आपका करोड़ों में भी रिस्क हो सकता है, ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस के रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं। नेचुरल कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़, फिजिकल कॉजेज़ और पर्सनल कॉजेज़ भी होते हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ जैसे कोई भी हमारा अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक हो गया, जिससे हमारी बिजनेस में इफेक्ट पड़ गया, हम बिजनेस अपना नहीं कर पाए और हमारे जो है गुड्स हैं या सामान है वो ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, डन, नेचुरल कॉज हो गया। ह्यूमन कॉज, लड़ाई झगड़े हो गए यार, पार्टनरशिप में होता है ना, एक ने उससे दूसरे से लड़ाई कर ली, भाई भाई की लड़ाई हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गया, ठीक, वो हो गया। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ जैसे अपने डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड घट रही है या फिर प्रोडक्शन बढ़ रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम इकोनॉमी से रिलेटेड पड़ रही है, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स लगा दिए कि जीएसटी कम चार्ज हो गया, ज़्यादा चार्ज हो गया, उस वजह से आपके बिजनेस में रिस्क आ सकते हैं। फिर फिजिकल कॉजेज़ मतलब आपका जो एसेट है, कोई भी जैसे मशीनरी है, मशीनरी ख़राब हो गई, अब मशीनरी ख़राब हो गई तो आपको प्रोड्यूस करने में सामान को टाइम लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ की बात हो रही है। सो डन हो चुका है चैप्टर हमारा। इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।